सो वेलकम बैक ऑन स्टेम बाबा। हम लोग 9th चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे विच वाज लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन्स। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम दिस चैप्टर ऑन द टॉपिक द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो की। So this is the first question on conservation of linear momentum, and here it says that an object initially at rest breaks into two pieces as a result of explosion. So here this is one piece, it breaks into two pieces. Let this be m1, the mass of this piece be m1, and let the mass of this piece be m2. One piece has twice the kinetic energy of the other piece. So let us take that kinetic energy of second piece is twice the kinetic energy of first piece, or what we can write that k2 over k1 is equals to 2. Now they're asking that what is the ratio of the masses of the two pieces and which piece has the larger mass. तो किसका हमें रेशियो निकालना है पहले तो masses का, and then we have to find कि किसका मास ज़्यादा है। तो देखो हमने ये मान के चल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो सेकंड ऑब्जेक्ट की है वो ज़्यादा रही होगी एज कम्पेयर टू m1। अच्छा, सिंस जो ये फोर्सेस हैं इंटरनल फोर्सेस थी एंड वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो फ्रिक्शन एंड द नेट एक्सटर्नल फोर्सेस इज जीरो, सो व्हाट वी कैन राइट कि जो टोटल मोमेंटम होगा ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पे था। तो P1 प्लस P2, दिस इज द फाइनल मोमेंटम, इट शुड बी इक्वल्स टू द इनिशियल मोमेंटम जो कि जीरो था। सो P1 क्या होगा, तो हमने ले लेते हैं कि वेलोसिटी इसकी V1 रही होगी आफ्टर एक्सप्लोजन और इसकी वेलोसिटी V2 रही होगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि m1 V1 प्लस m2 V2 इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या मैं रेशियो निकाल सकता हूँ m1 बाई m2 का? बिल्कुल, m1 बाई m2 अगर मैं इसका रेशियो देखूँ, सॉरी दिस इज नॉट V2, दिस इज m2, m1 बाई m2 अगर मैं इसका रेशियो देखूँ तो ये आ रहा है माइनस V2 ओवर V1। बट हमें ये V2 ओवर V1 का रेशियो भी नहीं पता, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करेंगे। काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है, इनका रेशियो 2 दे रखा है, तो हाफ m2 V2 स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ m1 V1 स्क्वायर, ये किसके बराबर है? 2, हाफ से हाफ कट जाएगा। तो यहाँ से जो अपना m1 बाय m2 बाय m1 आएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स v1, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो v1 हो जाएगा v1 बाय v2 एंड इट्स का होल स्क्वायर। अच्छा, v1 बाय v2 का होल स्क्वायर किसके बराबर है? देखो अभी अगर मैं इसको स्क्वायर करूं दोनों साइड, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो जो v2 बाय v1 है ये इसका जो स्क्वायर है ये किसके बराबर होगा? m1 बाय m2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा, करेक्ट। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो v1 बाय v2 किसके बराबर होगा? m2 बाय m1। बोलो यार, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो ये m2 बाई m1 होगा दिस वुड बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स, देखो ये v2 बाई v1 है, हमें v1 बाई v2 लिखना है, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, m2 बाई m1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। यहाँ से ये कट जाएगा, ये कटेगा, तो हमारे पास बचेगा 1/2 इज इक्वल्स टू m2 बाई m1। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो m1 होगा दिस वुड बी 2 टाइम्स m2, या अगर मैं रेशियो देखूं m1 बाई m2 का, दिस विल बी इक्वल्स टू 2। सो ये होगा रेशियो ऑफ देयर मासेस। और ये चीज मैं यहां से कह सकता हूं कि जिसकी हमने काइनेटिक एनर्जी कम मान के चले, हम मान के चल रहे थे ना कि काइनेटिक एनर्जी इसकी कम है, तो उसका मास देखो ज्यादा आया है, m1 इज 2 टाइम्स m2, उसका मास ट्वाइस आया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी हमने कम मानी थी उसका जो मास है m1 वो ज़्यादा आया है। अब आप ये कहोगे कि यार देखो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv स्क्वायर होती है, जिसका मास ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है,
काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर तो होती है, तो ठीक है, बट ये वी स्क्वायर पे भी तो डिपेंड कर रही है। आप देखोगे तो जो V1 की जो वैल्यू है ये कम है एज कम्पेयर टू V2। अगर आप रेशियो देखो V1 बाय V2 का, तो यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो। M2 बाई M1 कितना आया था, 1/2 आया था M2 बाई M1, और ये 2 उसको इधर भेजोगे तो 1/4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट करोगे तो V1 बाय V2 जो हो जाएगा ये 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो V1 है ये कितना है, V2/2 है, मतलब V2 से आधा है। V1 की वैल्यू कम है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो है फर्स्ट बॉडी की वो कम आई है। तो दोनों पे डिपेंड करती है, मास और स्पीड पे स्क्वायर में डिपेंड कर रही है, तो ज़्यादा इफेक्ट इसका देखा जाएगा ना कि मास का। तो आई होप कि आपको कुछ आइडिया लगा होगा इस क्वेश्चन का। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the next question, and here it says that a plate drops onto a smooth floor and shatters into 3 pieces of equal mass. So एक प्लेट को हमने ड्रॉप कर दिया फ्लोर पर और उसके 3 पीसेस में वो टूट गई। नेक्स्ट it says कि जो उसके 2 पीसेस थे they go off with equal speed v at right angles to one another। मतलब एक अगर इस डायरेक्शन में गया तो दूसरा इस डायरेक्शन में गया with equal speed v, and we need to find the speed and the direction of the third piece। तो तीसरी पीस की स्पीड क्या रही होगी और उसके डायरेक्शन क्या होगी ये हमें निकालना है। तो फर्स्ट पार्टिकल सपोज कि वो x डायरेक्शन में मूव हुआ, सेकंड पार्टिकल y डायरेक्शन में मूव हुआ, एंड इनिशियली वो जो मोमेंटम था प्लेट का वो जीरो था, तो जो टोटल मोमेंटम होगा आफ्टर द कोलिजन वो भी जीरो होना चाहिए। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि जो फाइनल मोमेंटम है this will be equals to the initial momentum of the plate, and initial momentum तो क्या था, जीरो था, और फाइनल मोमेंटम क्या है। देखो एक जो पीस है वो मूव हुआ है किस डायरेक्शन में, एक्स कैप, तो एम वी एक्स कैप मैं ऐसे लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में, प्लस एम वी वाई कैप, दूसरा वाई डायरेक्शन मूव हुआ है। तीसरे की हमें डायरेक्शन नहीं पता है, ना ही हमें उसकी वेलोसिटी पता है, तो लेट की वेलोसिटी y3 था, मास m है, और डिवाइड हमें पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में, तो एज इट इज मैं इसको रख रहा हूँ वेक्टर फॉर्म में, ये हमें निकालना है, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। आप कहोगे ये एम क्यों लिया है, क्योंकि तीनों के जो मासेस हैं वो इक्वल हैं, इसलिए मैंने तीनों के जो टूटने के बाद जो मासेस थे वो एम और एम लिए हैं। ओके, तो यहाँ से ये तो कट जाएगा, तो यहाँ से जो v3 वेक्टर है ये क्या आएगा, माइनस वी एक्स कैप एंड प्लस वी वाई कैप, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस वी एक्स कैप प्लस माइनस वी वाई कैप, करेक्ट। तो अगर मैं इसके, ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया, अगर मैं इसकी स्पीड निकालना चाहूँ तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्क्वायर रूट एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर, एक्स कॉम्पोनेंट इज माइनस वी एंड वाई कॉम्पोनेंट इज ऑल्सो माइनस वी, सो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे दैट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2v। So this is the speed of the third particle after the collision. Now next हमें निकालना है डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन तो pretty simple, अगर हमें वेक्टर पता है डायरेक्शन तो हम निकाल ही देंगे। टेंजेंट थीटा क्या होता है, y component divided by x component, तो y component is minus v, x component is also minus v, यहाँ से जो थीटा आएगा कितना आ जाएगा 45 डिग्रीज, करेक्ट। बट एक चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो थीटा आया है 40, ये देखो ये जो है ये x कंपोनेंट भी नेगेटिव है, y कंपोनेंट भी नेगेटिव है, मतलब अगर मैं इसको ग्राफ में शो करूं तो जो थर्ड पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और ये एंगल आया है 45 डिग्रीज। अगर मैं टोटल एंगल देखूं फ्रॉम द पॉजिटिव x डायरेक्शन तो ये कितना हो जाएगा 225, तो जस्ट ऐड 180 टू इट and you will get the actual theta from the positive x direction to be 225 degrees। तो ये होगा आंसर सी पार्ट का, बी पार्ट, सेकंड जो पार्ट था उसका। So I hope you got the problem. Now we'll discuss the next problem. So this is the next question, and here it says that 278.5 kg hockey players skating at this much speed collide and stick together, and जो initial जो angle था between the direction of the two hockey player it was 105 degrees, and we need to find their final speed after the collision। तो अगर मैं इसको
इमेज के हेल्प से समझाऊं तो ये है, सपोज कि जो फर्स्ट प्लेयर है वो ऐसे मूव कर रहा था, सेकंड प्लेयर वाज मूविंग लाइक दिस टुवर्ड्स हिम एट एन एंगल, ये जो एंगल है ये हमें दे रखा है 105 डिग्रीज, एंड जो इनिशियल जो स्पीड थी वो दोनों की सेम ही है, वी जो कि 4.47 मीटर पर सेकेंड, और जो मास है वो भी सेम ही है 78.5, करेक्ट। अगर मैं इसको इस ग्राफ में शो करूं, सो लेट दिस बी द वाई एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड जो अपना फर्स्ट पेयर था इट वाज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद सम मोमेंटम mv, सेकंड प्लेयर वाज मूविंग लाइक दिस। सो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाऊं तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड प्लेयर जिसकी वेलोसिटी v ही है और फर्स्ट की भी v ही है, और ये जो एंगल है दोनों के बीच में वो कितना हो जाएगा 105 डिग्रीज। तो हमें ये बताना है कि जो फाइनल जो स्पीड होगी वो कितनी होगी। सो आफ्टर द कोलिजन सपोज कि ये इस डायरेक्शन मूव करे दोनों एक साथ, क्योंकि स्टिक कर गए ना, ये बोल रहा है दे स्टिक टुगेदर, तो दोनों एक साथ ऐसे मूव करे, तो ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो ये दिस विल बी द डायरेक्शन फॉर द फाइनल मोमेंटम। अच्छा, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। तो द इनिशियल मोमेंटम फॉर द फर्स्ट player plus the initial momentum for the second player, it should be equals to the final momentum of first and second player। बोलो यार। तो देखो अगर मैं इनिशियल मोमेंटम देखूं फर्स्ट प्लेयर का, तो इट वाज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स, तो वेक्टर फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ, एम वी एक्स कैप प्लस सेकेंड प्लेयर को अगर मैं देखूं तो वो मूव कर रहा है एट एन एंगल 105 डिग्रीज। अब देखो अगर मैं इसको x और y कंपोनेंट में ब्रेक करूं तो ये कितना होना चाहिए, एम वी कोसाइन थीटा, ये थीटा में है 105 डिग्री, और ये हो जाएगा x कैप की तरफ प्लस एम वी साइन थीटा, ये हो जाएगा y डायरेक्शन, तो y कैप इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। अब देखो फाइनल मोमेंटम हमें ये कह रहे हैं कि ये दोनों स्टिक कर गए हैं और एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा 2m। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें नहीं पता है तो मैं इसको केवल vf वेक्टर में ऐसे लिख रहा हूँ। अब अगर मैं ये देखूँ तो ये m m m और m कट जाएगा, और अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ दैट इज 105 डिग्रीज, सो हमें क्या मिलेगा, और v की वैल्यू भी हमें दे रखा है, v की वैल्यू कितनी दे रखी है 78.5, तो देखो 78.5 एक्स कैप plus 78.5 cosine theta is 105 degrees, this is x cap plus this is 78.5 sine theta y cap, and this is equals to 2vf। तो देखो ये x cap ये दोनों मैं ऐड कर सकता हूँ आपस में, और ये y डायरेक्शन तो एज इट इज अलग रह जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.66 मीटर पर सेकेंड एक्स कैप प्लस ये हो जाएगा हमारे पास वाई कैप में 2.16 मीटर पर सेकेंड वाई कैप, एंड दिस इज इक्वल्स वी एफ। ये मैंने इसको सिंपली 2 को मैं इधर ले गया, एंड देन वी हैव आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव गॉट दिस रिजल्ट। सो हमें तो निकालना था, ये तो हमें फाइनल वेलोसिटी मिल गई आफ्टर द कोलिजन, हमें स्पीड निकालनी थी, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ले लेंगे इसका, और क्या है स्क्वायर रूट 1.66 का स्क्वायर प्लस 2.16 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2.72 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगी इसकी स्पीड। आप चाहो तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हो टेंजेंट इनवर्स करके, द y कंपोनेंट ओवर द x कंपोनेंट, y कंपोनेंट है 2.16 और x कंपोनेंट कितना है 1.66, तो यहाँ से जो थीटा की जो वैल्यू आएगी this would be equals to 52.5 degrees। अच्छा एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस करी कि जो दोनों के जो इनिशियल मोमेंटम था मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूं तो इसका भी mv था और इसका भी mv था, बट डायरेक्शन जो थी वो अलग थी। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, फर्स्ट का जो इनिशियल मोमेंटम था फर्स्ट प्लेयर का वो था mv1, इट वाज I द इनिशियल मोमेंटम, एंड सेकेंड जो मोमेंटम था सेकेंड प्लेयर का वो था m2 द इनिशियल मोमेंटम,
इज इक्वल्स टू फाइनल जो मोमेंटम होगा वो दोनों ऐड हो गए आपस में स्टिक कर गए तो 2mvf। तो यहाँ से m कर जाएगा और जो फाइनल जो वेलोसिटी है इट इज बेसिकली द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एवरेज ऑफ द इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ द टू प्लेयर्स। यहाँ से आप देख सकते हो। बट इस चीज़ का ध्यान रखना जो ये फाइनल जो वेलोसिटी है इट इज़ द एवरेज ऑफ द वेलोसिटीज नॉट द स्पीड। ऐसा मत करना कि जो फाइनल जो स्पीड होगा वो इन दोनों का एवरेज हो जाएगा, इन दोनों को मतलब 4.47 प्लस 4.47 डिवाइड बाई 2 ऐसे करके नहीं होगा आंसर। इनकी जो वेलोसिटीज है उनका एवरेज इज इक्वल टू द फाइनल velocity of the two players. I hope I'm clear. If you have any doubt, you can comment me in the comment box below. I'll definitely rectify it. So let's move to the next question. So ये है next question and यहाँ पे कह रहे हैं a bullet with a mass of 4 gram and a speed of 650 meter per second is fired at a block of wood with a mass of this much. इनिशियली जो ब्लॉक था ये रेस्ट पे था। अब देखो मास ऑफ ब्लॉक हमें दिया हुआ है इतना, तो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एम बी से, कैपिटल बी से। ये हमें है 0.095 kg, दिस इज द मास ऑफ द ब्लॉक। एंड जो मास ऑफ बुलेट है इसको मैं स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये हमें दे रखा 4 ग्राम। 4 ग्राम मतलब 0.004 kg, करेक्ट। एंड जो इनिशियल जो स्पीड दे रखी है हमें बुलेट की, तो VBI मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वो हमें दे रखी है 650 मीटर पर सेकेंड। एंड इनिशियली जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है, तो जो ब्लॉक का जो इनिशियल स्पीड है वो 0 है। एंड जस्ट आफ्टर द जब ये बुलेट इस पे हिट करती है, जब ये बुलेट इस पे हिट करती है ब्लॉक पे, तो इसको पास कर मतलब इसके अंदर से निकल जाती है। एंड जस्ट एट दैट मोमेंट जब ये इससे निकलती है बाहर बुलेट इसके अंदर से, उस वक्त जो इसकी स्पीड होती है ब्लॉक की जो फाइनल स्पीड बन जाती है वो हमें दे रखी है 23 मीटर पर सेकेंड। एंड जो बुलेट की फाइनल स्पीड है ये हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है ए पार्ट में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जो ब्लॉक की जो फाइनल स्पीड होती है आफ्टर द कोलिजन विद द बुलेट इट बिकम्स 23 मीटर पर सेकेंड। एंड हमें यहाँ पे 3 चीज़ें निकालनी है। ए पार्ट में तो हमें स्पीड ऑफ द बुलेट व्हेन इट एग्जिस्ट द ब्लॉक, जैसे वो एग्जिट करती है ब्लॉक से उस वक्त उसकी स्पीड कितनी रही होगी ये हमें निकालना है इन द ए पार्ट। तो फर्स्ट विल गो टू सॉल्व द ए पार्ट। तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम। और सिस्टम क्या है, ये है हमारे पास सिस्टम। तो देखो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या है, ब्लॉक तो रेस्ट पे तो इसका मोमेंटम 0 हो गया, बट बुलेट का मोमेंटम आएगा, वो कितना आएगा, मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड विद the speed or the velocity of the bullet, not the speed, it should be the velocity. ओके अब ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ले रखी है, ओके प्लस इसका मोमेंटम तो 0 है। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड विद द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, फाइनल वेलोसिटी जो कि हमें निकालनी है, plus the mass of the block multiplied with the final velocity of the block. तो देखो इनिशियल जो वेलोसिटी है अपने पास जो बुलेट की वो 650 मीटर पर सेकेंड और मास इसका 0.04 kg मल्टीप्लाइड विथ, ये हमने पॉजिटिव एक्स ले रखा तो मैं पॉजिटिव ही वैल्यू लिखूंगा, प्लस 650 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बुलेट। सो मास ऑफ द बुलेट इज 0.004 kg एंड फाइनल जो इसकी वेलोसिटी है वही हमें निकालनी है, अभी हमें मालूम नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, प्लस मास ऑफ द ब्लॉक इज दिस इज 0.095 kg मल्टीप्लाइड विद द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, ये हमें दे रखी है फाइनल वेलोसिटी विच इज 23 मीटर पर सेकेंड। एंड ये भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ ही है, तभी मैंने पॉजिटिव ली है। तो यहाँ से जो VBF आएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 104 मीटर पर सेकेंड, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ लिखूँ तो 1.0 टाइम्स 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा आंसर ए पार्ट का। देखो ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब जो इसकी वेलोसिटी होगी बुलेट की आफ्टर द इम्पैक्ट, दिस विल आल्सो बी इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन।
Now next they are saying, is the final kinetic energy of the system equal to, less than or greater than the initial kinetic energy? देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो कम होगी एज कंपेयर टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आफ्टर द इम्पैक्ट, आफ्टर द कोलिजन, जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिस्टम की लॉस्ट हुई होगी बिकॉज ऑफ द डिफॉर्मेशन, हीटिंग। अब देखो जब आप ये बुलेट इसके अंदर से पास करेगी तो कितनी हीट निकली होगी, इसने कितनी एनर्जी वे अपनी एनर्जी खत्म करी होगी इस ब्लॉक से पास करने के लिए, डिफॉर्मेशन होने के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कम हुई होगी। तो बी पार्ट में बिना कुछ कैलकुलेट करे, जस्ट बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट्स आई कैन से दैट जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी it will be less than the initial kinetic energy of the system. Next, in the C part, they are asking that we have to verify the part B by calculating it. Now हम calculate करके दिखा देते हैं। तो देखो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ, पहले हम काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं बुलेट की एंड देन प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, तो हाफ एम बी वी बी एफ का स्क्वायर प्लस हाफ एम दिस टाइम ब्लॉक कैपिटल बी वी बी एफ का स्क्वायर। अब कुछ नहीं है, हमें पास वैल्यूज तो पता ही है, जस्ट पुट द वैल्यूज। सो 1/2 मास ऑफ द बुलेट इज 0.004 kg, VB is 104 and its square plus 1/2 mass of the block is 0.095 kg, multiplied the velocity is 23 and its square, and after solving this you will get this answer to be 47 joules. अब अगर आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो ब्लॉक तो रेस्ट पे था, उसके काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, बट उसकी रही होगी उसकी अपने बुलेट की, तो 0.004 kg तो मास हो गया, इनिशियल वेलोसिटी थी 650, इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो you'll get 850 जूल्स। दैट्स ह्यूज। अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो करीब करीब 94% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग कोलिजन, एंड इट्स ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 94% लॉस्ट हो गई है। सो आई होप को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं द ह्यूमन हेड कैन बी कंसिडर एज 3.3 kg cranium प्रोटेक्टिंग अ 1.5 kg ब्रेन। अब अगर इस फिगर में दिखाऊं तो जो अंदर वाला पार्ट है दिस इज अ ब्रेन, दैट मास जो है मैं ब्रेन का वो दे रखा है 1.5 kg, एंड जो ये आउटर पार्ट है ये वाला जिसके बीच में फ्लूइड है ब्रेन और इसको बोल रहे हैं क्रेनियम, और इसका जो मास है वो हमें दे रखा है 3.3 kg। सो टोटल मास में देखूं तो 1.5 प्लस 3.3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनके बीच में रहता है, क्रेनियम और ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड रहता है जो कि हमेशा कॉन्टैक्ट, जैसे अगर ब्रेन थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट करता है तो वो फ्लूइड मदद करता है उस चीज़ में। ओके, तो कह रहे हैं सपोज क्रेनियम इज एट रेस्ट, स्टार्टिंग में दोनों ब्रेन और क्रेनियम रेस्ट पे थे। नाउ व्हाट हैपेंस, जो फोर्स है ये अप्लाई होती है क्रेनियम पे विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 2800 न्यूटन फॉर 6.5 मिली सेकेंड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में जो है फोर्स अप्लाई होती है ऑन द क्रेनियम। हमें ए पार्ट में निकालना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द क्रेनियम। सो जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट स्पीड कितनी रही होगी। तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, द इम्पल्स डिलीवर्ड बाय दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम फॉर द क्रेनियम, ये हम लिख सकते हैं। अब इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू एवरेज फोर्स विच इज 2800 मल्टीप्लाइड विद डेल्टा टी इज इक्वल्स टू मास फॉर क्रेनियम मल्टीप्लाइड विद डेल्टा वी। बोलो यार, अब जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो जीरो थी, तो मैं सिंपल ये लिख सकता हूँ एम सी इंटू वी एफ, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वही जो इस फोर्स एफ की डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स एफ की डायरेक्शन है, मतलब ये वाली। तो यहाँ से जो वी एफ का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा एफ इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाय एम सी। तो वी एफ दिस विल बी इक्वल्स टू फोर्स इज 2800 न्यूटन मल्टीप्लाइड विद डेल्टा टी इज 6.5 मिली सेकेंड्स, मतलब 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई करेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स, डिवाइड बाय mc इज मास ऑफ क्रेनियम इज 3.3 kg।
3.3 kg. This is kg here. अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, you'll get the final velocity to be equals to 5.5 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या होगी, वही जो फोर्स F की थी। तो ये हो जाएगा आंसर ए पार्ट का। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बी पार्ट देखूं तो वहां पे कह रहे हैं कि the back of the cranium then collides with the back of the brain which is still at rest and to move together. What is the final speed? देखो इनिशियली क्या हुआ, क्रेनियम पे हमने ये इस पे फोर्स लगाई जिसके कारण क्रेनियम की कुछ स्पीड हो गई जो कि थी 5.5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हुआ, क्रेनियम इतनी वेलोसिटी से इस पे हिट करता है ब्रेन पे जो कि पहले रेस्ट पे था। अब आफ्टर द कोलिजन दोनों ब्रेन और क्रेनियम सेम वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं। हमें वही वेलोसिटी या वही स्पीड निकालनी है आफ्टर द कोलिजन। तो ठीक है, तो अब जो ये जो हमने फाइनल स्पीड निकाली थी क्रेनियम की, अब वो इनिशियल स्पीड बन जाएगी, क्योंकि देखो क्रेनियम इधर, ये क्रेनियम है ना, ये मूव कर रहा है, ये बाहर वाला पोर्शन क्रेनियम है, ये मूव कर रहा है 5.5 मीटर पर सेकंड से। अब वो इनिशियल स्पीड बन चुकी है, अब इतनी स्पीड से इस पे टकराया, टकराने के बाद दोनों एक साथ मूव करने लगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो फाइनल मोमेंटम होगा आफ्टर द कोलिजन, दिस विल बी इक्वल्स टू द इनिशियल मोमेंटम आफ्टर बिफोर द कोलिजन। अब फाइनल मोमेंटम तो किसका है, ब्रेन और क्रेनियम दोनों का है, और दोनों स्टिक करके एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ mc प्लस mv इनटू द फाइनल स्पीड फॉर क्रेनियम प्लस ब्रेन दोनों का, ये फाइनल स्पीड है। दिस विल बी इक्वल्स टू, अब इनिशियल मोमेंटम, ब्रेन तो रेस्ट पे था तो उसका मोमेंटम 0 है, और अपना जो क्रेनियम था उसका मोमेंटम था mc इनटू वेलोसिटी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। अब दिस विल बिकम द इनिशियल वेलोसिटी फॉर क्रेनियम, तो v आई सी में लिख सकता हूँ। अब कुछ नहीं है, आप इस वैल्यूज पुट कर दीजिए, और जो वेलोसिटी होगी आफ्टर द कोलिजन, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इसकी डायरेक्शन थी। तो मास फॉर क्रेनियम इज 3.3 kg, वेलोसिटी थी 5.5 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाय 3.3, ये mc प्लस mb हो जाएगा, तो 3.3 प्लस 1.5 विच इज इक्वल्स टू 3.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये इन दोनों की वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब अभी दोनों, ये जो दो क्रेनियम और ब्रेन है, ये दोनों इसी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं इन दिस डायरेक्शन। अब हुआ क्या, द क्रेनियम नाउ हिट्स एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एंड सडनली कम्स टू रेस्ट। तो क्रेनियम जो बाहर वाला पोर्शन था ये तो रेस्ट पे आ गया, देन जो ब्रेन था बट वो कंटिन्यूड मूव इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव करना चालू रखा उसने, तो रुका नहीं वो तो इफ द फ्रंट ऑफ द ब्रेन इंटरेक्ट्स विद द फ्रंट ऑफ द क्रेनियम, अब ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है ये इसके फ्रंट वाले क्रेनियम से कांटेक्ट में आता है फॉर दिस मच टाइम पीरियड में, उसकी जो स्पीड है वो 0 हो जाती है। अब ये तो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा था, जब हमने निकाला 3.8 मीटर पर सेकेंड। अब जब इस पे ये हिट किया क्रेनियम, जो कि अब रेस्ट पे आ चुका है, जब इस पे इसने हिट किया तो ये 15 मिली सेकेंड में ये भी रेस्ट में आ जाता है। तो हमें ये निकालना है व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्रेन बाय द क्रेनियम। देखो क्रेनियम किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा ना, इस डायरेक्शन में, ताकि ये रेस्ट में आ जाए। तो कितनी फोर्स उसने एक्सर्ट करी वही हमें निकालना है। तो इट्स प्रीटी सिंपल, वही लिखेंगे कि जो इम्पल्स डिलीवर्ड बाय द क्रेनियम इट विल बी इक्वल्स टू द चेंज इन मोमेंटम फॉर द ब्रेन। इम्पल्स कितना डिलीवर किया, एवरेज फोर्स, यही हमें निकालने, मल्टीप्लाइड विद डेल्टा टी। ये एवरेज फोर्स वो है जो क्रेनियम लगा रहा है ब्रेन के ऊपर। चेंज इन मोमेंटम फॉर ब्रेन, इनिशियल मोमेंटम तो इनिशियल मोमेंटम तो कुछ है इसका, लेकिन फाइनल मोमेंटम तो 0 हो गया, रेस्ट पे आ गया आफ्टर हिटिंग द क्रेनियम, तो ये 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम, मास फॉर क्रेनियम इनटू इनिशियल जो इसकी वेलोसिटी थी वो ये थी 3.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से क्या मैं एफ एवरेज की वैल्यू ना निकाल ले जाऊँ, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा एफ एवरेज टू बी इक्वल्स टू नेगेटिव, मास कितना है ब्रेन का 1.5 इंटू 3.8 डिवाइड बाय डेल्टा टी इज 15 मिली सेकेंड्स, मतलब 10 टू द पावर -3 से में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू -380 न्यूटन, और वी कैन राइट
0.38 किलो न्यूटन। अब देखो ये यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है कि जो इस एवरेज फोर्स की जो डायरेक्शन है इट इज अपोजिट टू दिस वेलोसिटी। ब्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इस डायरेक्शन में, बट जब क्रेनियम से टकराया तो जो फोर्स इसने लगाई वो इस डायरेक्शन में लगाई, तभी तो जाके वो रुका। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। और ये जो फोर्स आई है, मतलब इतनी फोर्स ब्रेन पे लगी है 380 न्यूटन, काफ़ी ज़्यादा होती है कि आपकी जो टिश्यूज़ हैं ब्रेन के अंदर वो डैमेज हो सके। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप कि ब्रेन को बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखना है बेसिकली, मतलब कि इतना इम्पैक्ट के कारण इतनी फोर्सेस आपके ब्रेन को हिट कर रही हैं तो काफ़ी डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए जो ब्रेन को हम लोग काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखते भी हैं। तो आई होप काफ़ी एक बायोलॉजिकल क्वेश्चन था ये। नाउ लेट्स मूव टू वन मोर क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड शायद आपको थोड़ी मुश्किल आए इसको सॉल्व करने में, बट यू विल गोइंग टू एंजॉय इट। सो यहाँ पे कह रहे हैं एक एलिफेंट है विद अ मास ऑफ 5240 kg एंड इज कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ आ रहा है इस डायरेक्शन में। और जो मास में लिख लेता हूँ, मास फॉर द एलिफेंट इज 5240 kg एंड इसकी जो वेलोसिटी है ये हमें दे रखी है 4.55 मीटर पर सेकेंड। तो इस डायरेक्शन में ये आ रहा है और यहाँ पे आप खड़े हो बॉल को लिए हुए। अब आपने क्या किया, आपने बॉल फेंकी टुवर्ड्स द एलिफेंट विद स्पीड ऑफ 7.81 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में आपने इस पे बॉल एलिफेंट की तरफ फेंकी। अब देखो मास जो हमें दे रखा है बॉल का वो बहुत ही कम है, जो होता भी है 0.150 kg एज कंपेयर टू एलिफेंट, ये तो बहुत ही कम है। ओके अब हमें निकालनी है दो चीज़ें। When the ball bounces back towards you, what is its speed? जब ये बॉल इस पे टकराएगी हाथी पे, हाथी तो उतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जब इस पे टकराएगी कोलिजन होगा, उसके बाद ये वापस इस तरफ मूव करेगी आफ्टर द कोलिजन, उस वक्त उसकी स्पीड क्या रही होगी ये हमें निकालना है। एंड सेकेंड पार्ट में हमें बताना है हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट द बॉल्स काइनेटिक एनर्जी हैज़ इंक्रीज्ड, और आप ये कैसे समझाएंगे कि जो बॉल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो गई है। तो ये चीज़ हमें बताना है। तो चलिए पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे दो तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या तो आप मोमेंटम कंजर्व कीजिए एंड देन आप एनर्जी कंजर्व कीजिए फॉर द सिस्टम। सिस्टम इसमें क्या है, ये बॉल और एलिफेंट दोनों, या तो आप इन दोनों का एनर्जी कंजर्व कीजिए, एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व कीजिए, वहां से आप इसकी फाइनल स्पीड निकालिए। या फिर हमने एक दो फॉर्मूले हम लोगों ने ड्राइव किया था फॉर द इलास्टिक कोलिजन, कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और दूसरा ऑब्जेक्ट किसी स्पीड v से मूव कर रहा है v नॉट, तो जो फाइनल जो स्पीड होगी इस वाले सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की, वो वेलोसिटी हमने ये निकाली थी सेकंड वाले, जो इसकी जो स्पीड होगी वो कितना होगा, 2 टाइम्स, ये अगर ये फर्स्ट बॉडी है तो 2 टाइम्स m1 डिवाइड बाय m1 प्लस ये m2 है इसका मास इनटू v नॉट। ये फॉर्मूला हमने तब डिराइव किया था जब ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पे हो और ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट कुछ स्पीड v से मूव कर रहा हो। इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये है हमारा, ये तो मूव कर रहा है कुछ स्पीड v से, बट सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है, ये जो ये रेस्ट पे नहीं है, ये रेस्ट पे नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करें अगर हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं। देखो ग्राउंड के रेफरेंस से तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है, बट मैं किसी एक ऐसे रेफरेंस में जाके देखूं जिस रेफरेंस में ये वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तब हम वो फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा फ्रेम जिस फ्रेम में ये जो बॉल है वो रेस्ट में है, उस फ्रेम में जाके मैं पूरे इस मोशन को देखूं, तब मैं जो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई यूज जो डिराइव किया था इन व्हेन वी वर स्टडीइंग द चैप्टर, तब मैं वो अप्लाई कर सकता हूँ। तो ऐसा कौन सा फ्रेम है जिस फ्रेम में जाके मैं देखूं तो ये रेस्ट पे आ जाए। ग्राउंड पे बैठ के देख रहा हूँ तब तो इतनी इसकी स्पीड इतनी है, बट अगर मैं बॉल को इसी के रेफरेंस फ्रेम मतलब इसके ऊपर बैठ के देखूं, बॉल के रेफरेंस फ्रेम में देखूं, तब तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी ना। बोले समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है कुछ स्पीड v से,
अब ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हो तब तो आप बोल रहे हो कि स्पीड v से मूव कर रही है, बट आप ट्रेन के अंदर जाके ट्रेन को देखोगे तब आपको लगेगा ट्रेन तो रेस्ट पे है। बाहर मत देखो, अंदर सिर्फ ट्रेन में देखो तो बोलोगे ट्रेन तो रेस्ट पे है आपके रिलेटिव। तो अगर मैं वही चीज अगर मैं इस बॉल के रेफरेंस फ्रेम में जाके देखूं तब तो बॉल रेस्ट पे हो जाएगा। बोला हाँ रेस्ट में हो जाएगा। तब अगर वो रेस्ट में हो जाएगा तब मैं वो फॉर्मूले जो हमने यूज जो ड्राइव किए थे वो अप्लाई कर सकता हूँ। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो जो वेलोसिटी ये वाली जो हमें दे रखी है 4.55, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखी है, तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके फ्रेम के रेफरेंस में कि इस फ्रेम में हाथी कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। तो पहले वो हमें निकालना पड़ेगा, तब हम ये चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो वेलोसिटी है ऑफ द एलिफेंट रिलेटिव टू ग्राउंड, ये है 4.55 मीटर पर सेकेंड एक्स कैप, और जो वेलोसिटी है ऑफ द बॉल रिलेटिव टू ग्राउंड ये हमें दे रखा है 7.81 मीटर पर सेकेंड। अब हमारी इच्छा ये है कि मैं वेलोसिटी ऑफ एलिफेंट निकालूं रिलेटिव टू बॉल, कि एलिफेंट की वेलोसिटी कितनी रही होगी रिलेटिव टू बॉल। तो ये कितनी रही होगी बताओ। वही रिलेटिव मोशन है, तो चैप्टर 3 हमने वेक्टर्स पढ़ के आए हैं अच्छे से, तो आपको ये चीज़ लिखनी आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो पहले प्लीज़ गो टू दैट रिलेटिव मोशन जो हमने पढ़ा था वेक्टर्स में, देन कम बैक टू दिस टॉपिक। तो यहाँ से जो है वेलोसिटी ऑफ एलिफेंट है ये रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एलिफेंट सॉरी ऑफ बॉल रिलेटिव टू ग्राउंड, ये चीज़ मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। बोलो यार। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, देखो ग्राउंड के रिलेटिव इसकी जो वेलोसिटी है ये 4.55 मीटर पर सेकेंड है, और ये डायरेक्शन में पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, पॉजिटिव एक्स। देन एक्स कैप हो गया, एंड देन माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू ग्राउंड, ये है 7.81, बट ये नेगेटिव एक्स की तरफ है तो माइनस लिखना पड़ेगा मुझे, माइनस 7.81 एक्स कैप। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12.36 मीटर पर सेकेंड एक्स कैप, पॉजिटिव आएगा। मतलब बॉल के रेफरेंस में जो एलिफेंट की जो स्पीड है वो है इतनी। तो अब हम इसमें वो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो हम अप्लाई कर सकते हैं कि जो फाइनल स्पीड होगी ऑफ बॉल रिलेटिव टू द बॉल, ये रिलेटिव टू बॉल ही आएगी, जो फाइनल स्पीड आएगी बॉल की वो 2 टाइम्स एम ई एलिफेंट डिवाइड बाय एम मास ऑफ एलिफेंट प्लस मास ऑफ बॉल मल्टीप्लाइड विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द एलिफेंट रिलेटिव टू बॉल, तो वो कितनी है VEB जो अभी हमने निकाली है। अब अगर मैं वैल्यूज पुट करूं 2 टाइम्स ME मास ऑफ एलिफेंट हमें दे रखा है 5240 kg डिवाइड बाय 5240 प्लस 0.150 मल्टीप्लाइड विद मैं यहाँ लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइड विद ये वेलोसिटी है 12.36। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो फाइनल जो वेलोसिटी आएगी रिलेटिव टू बॉल, द बॉल के वेलोसिटी रिलेटिव टू बॉल, और ये फाइनल वेलोसिटी ये आ जाएगी नियर अबाउट 24.7 मीटर पर सेकेंड। बट ये तो रिलेटिव टू बॉल है, रिलेटिव टू ग्राउंड क्या होगी, फाइनल जो वेलोसिटी होगी रिलेटिव टू ग्राउंड ये कितनी होगी, इसमें आप ये माइनस कर दीजिए। भाई हमने इनिशियल ये इसको हमने ये 7.81 ये माइनस कर दीजिए इसमें से, तो ये रिलेटिव टू ग्राउंड आ जाएगी और फाइनल स्पीड आएगी बॉल की 24.7 माइनस 7.81 विच इज इक्वल टू 16.9 मीटर पर सेकेंड। और ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स की तरफ होगा, ये बिल्कुल सही। हिट करने के बाद यहाँ से नज़र भी आ रही है, जब बॉल हाथी पे हिट करेगी तो वापस से पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव करेगी। तो थोड़ा इसमें रिलेटिव मोशन का हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया एंड देन वी आर एबल टू सॉल्व दिस। बट अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट है कि यार नहीं ये नहीं, आप सिंपल अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हाथी जो है ये कुछ m और v0 से आ रहा है, इसका मास कुछ है और ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, इसका कुछ मास है बॉल का और इसकी वेलोसिटी भी है कुछ बॉल की। तो आप पहले इन दोनों का मोमेंटम कंजर्व कीजिए, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, एंड उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कीजिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वहां से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तब भी जो स्पीड जो आएगी बॉल की वो इतनी ही आएगी। नेक्स्ट बी पार्ट में कह रहे हैं कि आप ये कैसे बता सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है बॉल की वो इंक्रीज हुई है। बिल्कुल इंक्रीज हुई है, देखो यार इसकी स्पीड इंक्रीज होगी ना, पहले कितनी थी, अगर मैग्नीट्यूड देखूं स्पीड का तो 7.81 था मैग्नीट्यूड। अच्छा एक चीज़ और, ये चीज़ नेगेटिव है यहाँ पे,
यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव है, वेक्टर फॉर्म में लिखी गई ना, तो ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये जो है अपना स्पीड इंक्रीज हो गई 7.81 से 16.9, तो स्पीड इंक्रीज तो मतलब काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज होनी होनी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं बिकॉज द स्पीड और द वेलोसिटी हैज इंक्रीज्ड, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी बॉल की। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आई होप यू एंजॉयड इट। नाउ विद दिस वी गोइंग टू एंड दिस वीडियो। हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस किए ऑन द कोलिजन एंड देन द लीनियर मोमेंटम। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑन द सेंटर ऑफ मास एंड द चेंजिंग मास लाइक रॉकेट प्रोपल्शन में जो हमने टॉपिक पढ़े थे। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। गुड बाय।